हेलो स्टूडेंट्स, सीए फाइनल के लिए इंस्टीट्यूट ने एक बुकलेट जारी की एमसीक्यू एंड केस स्टडीज़ के ऊपर, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू, जो कि एप्लीकेबल है जुलाई 2021 एंड नवंबर अटेम्प्ट ऑब्वियसली ऑनवर्ड भी। बट जुलाई और नवंबर के अटेम्प्ट में फ़र्क तो आएगा बिकॉज कंपनीज एक्ट का जहाँ तक सवाल है, अमेंडमेंट एक्ट 2020 एप्लीकेबल होगा नवंबर अटेम्प्ट वालों के लिए। तो वो एक आधे क्वेश्चन में दिक्कत आएगी, बट अल शेयर उन्हीं दोनों के हिसाब से आई मेक द डिस्कशन। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है केस सिनारियो कहें या केस स्टडी कहें, हमें कैसे करना चाहिए। देखिए, ये 4-5 पेज का भी हो सकता है केस सिनारियो। इट्स नॉट अ सरप्राइजिंग एलिमेंट, ऐसा आपको पेपर में दिख सकता है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। बट कोई टेंशन की बात नहीं होती। मेन होता है उसको अटेम्प्ट कैसे करें। ऐसे स्टूडेंट प्रॉबेबली बेहतर तरीका ये होगा कि आप जो पैरा पढ़ते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन देखें क्या दे रखा है एमसीक्यू, रादर देन कि आप पूरा केस स्टडी पढ़ें। क्योंकि अगर आप 3-4 पेज पढ़ लेंगे उसके बाद देखिए अगर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना तब तक वो भूल जाएगा। तो ये एक चीज, इसको आपको जिस तरह से केस स्टडी है उसको पढ़ते हुए कि हाँ नेक्स्ट पैरा पढ़ूं या पहले क्वेश्चन देख लूं उसके ऊपर। और फिर ये भी मत समझिएगा कि अगर आपने ये जैसे मान लीजिए 2 पैरे पहले पढ़े हैं तो इसके ऊपर पहला क्वेश्चन होगा। इंस्टीट्यूट भी अपनी तरफ से चतुराई करता है कि इसके ऊपर भी क्वेश्चन डाल देगा पहले 2 पैरों के ऊपर, मे बी क्वेश्चन नंबर 4th। So we have to look at all the MCQs with regard to whatever the para you have studied. तो आइए let's start with have a look. पहला जो केस स्टडी है ये डायरेक्टर्स के ऊपर है, चैप्टर 11, 12, 13 तीनों को मिक्सअप करते हुए, क्योंकि सेक्शन 149 से 205 तक कह लीजिए ये आते हैं। तो भाई आप एक मुंबई बेस्ड कंपनी है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आपके 35% शेयर हैं, जबकि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और कर्नाटका का भी मिला लें तो 25% ये हो गया, 35 ये हो गया, 60% हो गया। तो अंडरस्टूड है, इस पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 आप बन गए गवर्नमेंट कंपनी। तो मैं सारा आपसे शेयर करूंगा, कुछ सेक्शन में डिस्कस करता हूं। अगर आपने ये प्रिंट आउट इंस्टीट्यूट का ले रखा है तो आप सेक्शन वगैरह उस पर लिख भी सकते हैं, अप टू यू। तो ये गवर्नमेंट कंपनी है, बड़ा क्लियरली हमें पैरा नंबर 1 से पता चल गया। जबकि इसके ऊपर हम देखेंगे एक आंसर में थोड़ा इशू भी है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने थोड़ा डिफरेंट ले रखा है। अब इंटरनल ऑडिटर्स ने कुछ सीरियस कंसर्न रेज किए हैं कि 17-18 में कंपनी ने डिफॉल्ट किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइलिंग 137 में एंड एनुअल रिटर्न की फाइलिंग 92 से रिलेटेड की डिफॉल्ट किया है। इसलिए आरओसी से नोटिस भी कंपनी को आया है कि रेक्टिफाई द डिफॉल्ट। और कंपनी को इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने भी शोकोज नोटिस जारी किया हुआ है। कंपनी में देखिए, अब लिंक में ये आप कहेंगे कि सर आपने 3 पैरा पढ़ दिए, कोई क्वेश्चन नहीं देख रहे हो। नहीं, लिंक में चीज़ जा रही है तो आप उतना लिंक जरूर लेके चलो, क्योंकि एक ही कंपनी के ऊपर पैरा बन रहा है। वरना अगर आप आगे देखोगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, आई मीन की स्टडी ऐसे हैं, एक पैरे में किसी और कंपनी है, सेकंड पैरे में कोई और है, थर्ड में कोई और है। तो ये एक रिदम में जा रहा है, तो रिदम में जा रहा है तो मैं अगला पैरा पकड़ रहा हूँ। इस कंपनी के 14 डायरेक्टर्स हैं, लेकिन बिजनेस काफ़ी बढ़ रहा है। तो कंपनी ने डिसाइड किया है कि हम एक मिस्टर राजन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एंड संजय अ कंपनी सेक्रेटरी, इन दोनों को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दें। तो ध्यान दीजिए, 14 डायरेक्टर पहले हैं, 2 और आप लेंगे, आप हो गए 16। डायरेक्टर की लिमिट 149 में है 15, और 15 से ऊपर करने हैं तो आपको एसआर चाहिए। लेकिन हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट कंपनी को एग्जम्पशन है। ऐसे गवर्नमेंट कंपनी आपको एसआर की आवश्यकता नहीं है, राइट। तो अब आप सेकेंड पैरा देखिए, ये किसी और कंपनी के बारे में बात कर रहा है। तो जितना आपने पढ़ा है उसके ऊपर अब आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। सो लेट्स गो इनटू द क्वेश्चंस। तो हमारा क्वेश्चन पहला स्ट्रेट वे हमें इसी कंपनी का दिख रहा है कि कंपनी के 14 डायरेक्टर हैं, 2 डायरेक्टर और ले लिए हैं। तो कहता कौन सी ऑप्शन बेस्ट सूटेड होगी। तो इंस्टीट्यूट ने देखिए अपना आंसर दिया है सी, कि क्योंकि 16 डायरेक्टर हो रहे हैं तो एसआर चाहिए। सॉरी, आप गवर्नमेंट कंपनी है, एसआर नहीं चाहिए। सो बीइंग अ गवर्नमेंट कंपनी, इस कंपनी को एग्जम्पशन मिल जाती है एसआर से। तो बिना एसआर के पास की मींस बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन आप 16 कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से जो आंसर बनता है वो डी, जबकि इंस्टीट्यूट ने आंसर सी दिया है, राइट। तो एक ये थोड़ा बहुत लैप्स हो सकता है, तो ये सीधा सीधा मुझे लैप्स नज़र आ रहा है, राइट। तो अगला क्वेश्चन मुझे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो ये दूसरी कंपनी के ऊपर बात कर रहा है। तो और मुझे संभावना भी कम लगती है कि पहली कंपनी के ऊपर कोई और क्वेश्चन भी इसने डाला होगा, बनता भी नहीं है। और देखिए मोटा मोटा अगर मैं आपको दिखा भी दूँ तो मैं जैसे आगे बढ़ रहा हूँ, ये कुछ एक और कंपनियों की ही बात कर रहे हैं क्वेश्चंस में। सो वी कैन मूव बैक टू द केस स्टडी। तो ये एक प्राइवेट कंपनी है और ये एक अलग से एक और है, पिस्को नाम की एक पब्लिक कंपनी है। और ये 2 मेजर सप्लायर्स हैं ऊपर जो हमने कंपनी पढ़ी WRPC के लिए।
जो ये प्राइवेट कंपनी है ये फैमिली मैनेज बिजनेस है विद 57 शेयर होल्डर। प्राइवेट कंपनी में 200 हो सकते हैं। और पिस्को जो कि पब्लिक कंपनी है येट टू बी लिस्टेड है, डेट मीन्स अनलिस्टेड ही है। तो अब हमें ऑडिटेड डिटेल्स इनकी दे रखी है इन दोनों कंपनियों की, राइट। तो ये हमें पेड अप कैपिटल की डिटेल दे रखी है 2 साल की और टर्नओवर की डिटेल दे रखी है 2 साल की इन दोनों कंपनियों की। अब इसके ऊपर क्या प्रश्न बनाएगा तो हमें लिमिट्स बाद में देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो कहता है ये जो प्राइवेट कंपनी थी इसके 4 डायरेक्टर हैं, 2018 को और 2019 को 5 हो गए। पिस्को के 7 डायरेक्टर हैं बाद में, लेकिन 6 हो गए। हाउएवर नन ऑफ द कंपनीज, लेकिन वुमन डायरेक्टर, देखिए वुमन डायरेक्टर हमें चाहिए होती है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में, प्रोवाइडेड उसकी पीयूसी या तो हो 100 करोड़ या टर्नओवर हो 300 करोड़। तो डैट मीन्स वुमन डायरेक्टर किस में एप्लीकेबल होगी? पिस्को में। तो अगर पिस्को की हम पेड अप कैपिटल देखते हैं दोनों सालों की, अगर आप देखो तो ये 100 करोड़ तो नहीं दिख रही हमें। और टर्नओवर यहाँ देखो, यहाँ इस साल में टर्नओवर होगी 305 करोड़। तो डैट मीन्स नेक्स्ट ईयर 19-20 में इनको वुमन डायरेक्टर लेके आनी पड़ेगी। तो इसके ऊपर पक्का हमें क्वेश्चन मिल जाएगा। और इतना पैरा पढ़ने के बाद हम स्ट्रेट वे वैसे जा सकते हैं क्वेश्चंस को देखने में कि क्योंकि डेफिनेटली आई नो इट कि इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। सो लेट्स हैव अ लुक फ्रॉम द केस सिनारियो कि ये वुमन डायरेक्टर की बात कर रहा है, ये वो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एप्लीकेबल। तो हम बात कर रहे थे पिस्को की, कि पिस्को को एक वुमन डायरेक्टर लेना पड़ेगा एज ऑन बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2019, राइट। अच्छा, अब तीसरा क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन देखने से मेरे को पता चल गया कि ऊपर पैरे से नहीं, क्वेश्चन देखने से कि ऊपर जो डिटेल दे रखी थी ये थर्ड क्वेश्चन बन रहा है। जैसे कहता होल टाइम केएमपी, होल टाइम केएमपी सेक्शन 203 में आता है। तो होल टाइम केएमपी देखिए ये है प्राइवेट कंपनी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये है पब्लिक कंपनी। और होल टाइम केएमपी देखिए प्राइवेट कंपनी में तो चाहिए नहीं होता, लेकिन आप एक चीज ना भूलें, आपको सीएस पक्का चाहिए होता है अगर आपकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ हो। सो लेट्स हैव अ लुक एट द पेड अप कैपिटल। तो आपके सामने माने ये प्राइवेट कंपनी थी, लेकिन आप पेड अप कैपिटल की लिमिट देख रहे हो, राइट। दोनों कंपनियों से रिलेटेड होल टाइम केएमपी पूछा है। तो हमें मालूम है इस प्राइवेट कंपनी में नहीं चाहिए, लेकिन सीएस चाहिए। तो हम कहेंगे दोनों, क्योंकि दोनों से रिलेटेड पूछा, तो दिस इज वंडरफुल क्वेश्चन। इसको स्टार लगाया जा सकता है क्वेश्चन को कि होल टाइम सीएस चाहिए, राइट। बढ़ते हैं आगे। अजय प्रकाश चेयरमैन है, एमडी है ये प्राइवेट कंपनी का, लेकिन एज यूज को देखते हुए ये रिटायर होना चाह रहे हैं। अकॉर्डिंगली ये बोर्ड मीटिंग में मैटर डिस्कस हुआ और उनके बड़े बेटे को एमडी अपॉइंटमेंट करने की बात हो रही है 10 साल के लिए। गलत है, क्योंकि 196 में एमडी अपॉइंट होता है 5 साल के लिए। तो पक्का इस पे क्वेश्चन मिल जाएगा। बट एक पैरा है, एक आधा पैरा और देख लेते हैं। कहता बोर्ड मीटिंग पिस्को की कैलेंडर ईयर में 5 बार हुई। 173 में हम जानते हैं साल में 4 चाहिए होती हैं, तो ठीक है भैया। कहता कोई बोर्ड मीटिंग नहीं हुई जनवरी फरवरी 2019 में, बट देर आफ्टर 6 बोर्ड मीटिंग 2019 में होगी। भैया 6 होगी, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमें यह भी देखना होता है मैक्सिमम गैप 120 दिन से ज्यादा का ना बने। तो ये 2 पैरे पे हमें पक्का कोई क्वेश्चन मिल जाना चाहिए, तो आप आके ढूंढ सकते हैं। तो देखिए 3 क्वेश्चन हमारे हो गए थे और इस पे क्वेश्चन तो बनता है, बट कोई मिलेगा या नहीं वो अलग बात है। 4th क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं है। ये रहा 5वां, वो एमडी वाला। तो जैसे मैंने कहा था आप एमडी सिर्फ 5 साल के लिए अपॉइंट कर सकते हैं, 10 के लिए नहीं। तो इसने कहा था चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, राइट। अब इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन बचा, लेकिन हमें बाकी पैरा पढ़ने पड़ेंगे। तो आइए, वी एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है पिस्को का, उसने 1 करोड़ का लोन ले रखा है कंपनी से। द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ लोन कुछ ऐसा था कि 5 साल में वापस करना है, ब्याज होगा 10% का। लेकिन वसुकी ने कंपनी को रिक्वेस्ट की है कि बोरिंग की टर्म्स चेंज कर दी जाए, इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जाए, और उनका जो टेन्योर है इंस्टॉलमेंट जो थी 20 उसको बढ़ा के 30 कर दिया जाए। तो देखिए अगर आपने डायरेक्टर को कुछ इस तरह से टाइम ज़्यादा देना है, तो इसके ऊपर सेक्शन 180 कहता है आपको पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो ये 4th क्वेश्चन था। ये देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एप्लीकेबल इन सच अ सिचुएशन। तो एज आई कोटेड 180 सेक्शन लगता है। तो देखिए कंपनी को अगर ये परमिट करना है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा।
राइट। तो केस स्टडी नंबर 2 ये है चैप्टर नंबर 14 इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, सेक्शन 206 से लेके 229 तक। तो आप एक अनलिस्टेड कंपनी हैं और आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल करने होते हैं आरओसी के पास। लेकिन होता क्या है, आरओसी के पास कुछ किसी ने इन्फॉर्मेशन दी है कि कंपनी कुछ गलत कार्यों में, फ्रॉडुलेंट वगैरह काम में इन्वॉल्व है। तो नेचुरल है इस कंपनी के इस वजह से ऑब्वियसली कंपनी के अकाउंट्स में दिक्कत होगी। तो नेचुरल है 206 में आरओसी आपको एक नोटिस देगा। तो एक नोटिस दिया है आरओसी ने इस तारीख को कि भैया 30 दिन के भीतर भीतर मुझे ये इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन दीजिए कि ये बुक्स मांगी हैं आपसे, राइट। और वो एक्सपेक्ट करें कि आप ये सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। तो हमने इतना ही पढ़ा, तो इतने के ऊपर ही हम क्वेश्चन कोई ढूंढ सकते हैं कि पक्का कोई ना कोई मिल जाएगा। तो बट फिर भी कनेक्टिंग देखें। राजीव एक डायरेक्टर हैं कंपनी के। द इंफॉर्मेशन विच राजीव शेयर्ड विद आरओसी कुड नॉट टू हिज डिसमे कन्विंस द रजिस्ट्रार। तो डायरेक्टर से इन्फॉर्मेशन मांगी लेकिन आरओसी आपसे संतुष्ट नहीं है कि आप ठीक इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। तो आइए इतने पे ही हम कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये कुछ वेंकटेश ये वो कुछ और लोगों पे जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता ये हमारा पर्पस सर्व करेगा, बट फिर भी हम देख सकते हैं। तो ये क्या है, कहता जब नोटिस दिया आरओसी ने वेंकटेश को और लोकेश को, ये एक्स कंपनी के ऑफिसर हैं, कि आप इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो चाहे आप पास्ट एम्प्लॉयमेंट में थे, एज पर सेक्शन 206 आपको इन्फॉर्मेशन देनी ही पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते आप मेरा कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जितना हमने पढ़ा उसके ऊपर ये क्वेश्चन फिट बैठता है। तो इसलिए दे आर अंडर लीगल ऑब्लिगेशन। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर कि जो इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मांगी है वो आपको देनी पड़ेगी। देखिए थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूँ बिकॉज एक एक वर्ड पढ़ूंगा, एक एक ऑप्शन पढ़ूंगा, फिर आप समझ सकते हैं ज़माना लग जाएगा, आसान काम नहीं है। सो आई हैव टू बी वेरी फास्ट ताकि आपका पर्पस मैं कम समय में सर्व कर सकूं। इसके बाद जो राजीव जो गलत इन्फॉर्मेशन दी थी वो कन्विक्टेड हो गया, पनिश्ड हो गया, इम्प्रिजनमेंट 6 महीने की, एंड बीच में वर्ड एंड है, ये मत भूलिए कि साथ में उसको ये फाइन वगैरह लगाया गया 207 में जब आरओसी या इंस्पेक्टर की तरफ से ये इंस्पेक्शन वगैरह होती है। तो वो साथ में डायरेक्टरशिप 2 कंपनियों में और में भी था। तो 207 सेक्शन ये कहता है कि जब आप पनिशमेंट वगैरह देते हो साथ में उसको ऑफिस वेकेट करना पड़ता है और डिस्क्वालीफाइड हो जाता है फ्रॉम होल्डिंग ऑफिस इन एनी कंपनी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा पैरे में कवर हो जाता है। सो ऑप्शन डी करेक्ट है। ही इज डीम्ड टू हैव वेकेटेड द ऑफिस एंड ऑल्सो डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम होल्डिंग ऑफिस इन एनी अदर कंपनी। तो हमें ये 2 क्वेश्चन सीधे सीधे जो हमने पढ़ा उस पर मिल गए हैं। अब हमें थोड़ा आगे पढ़ना पड़ेगा। आइए तो ये जैसे हमने इसके ऊपर क्वेश्चन देख ही लिया था कि आरओसी ने कुछ सेपरेट नोटिसेस ये भी दिए हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि हम तो कंपनी को छोड़ चुके हैं, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन उन्हें देनी पड़ती है। कंपनी जो अपने अकाउंट्स है वो आउटसोर्सिंग कर रही है, वो बाहर से बनवा रही है। मैसेस अजय नाम की एक सीए फर्म है, उनसे बनवा रहे हैं। तो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन हिज पोजेशन आरओसी हैड रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव कि जो बुक्स एंड पेपर्स हैं कंपनी के वर लाइकली टू बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर आपको संभावना होती है इस चीज़ की, तो 209 में आरओसी की पावर होती है सर्च एंड सीजर की स्पेशल कोर्ट की अप्रूवल के साथ आप ऐसा सर्च एंड सीजर कंडक्ट कर सकते हैं। तो आरओसी एंटर होता है प्रेमिसेस में जो सीए फर्म है जो आपके अकाउंट्स बना रही है, और हाउएवर बिफोर सीजर आरओसी ने सीए फर्म को अलाउ कर दिया कि आप कॉपीज वगैरह उसकी रख सकते हैं। अब आरओसी जब बुक्स उठा के लिए आता है 209 में 180 डेज के लिए आप अपने पास रख सकते हैं। फर्दर एक्सटेंशन भी 180 डेज का होता है। तो कहता है आपने रिटेन किए हैं 110 दिन के लिए, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद देखिए आरओसी अपनी एक रिपोर्ट बनाएगा, वो रिपोर्ट बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है अंडर सेक्शन 208। कॉन्सिक्वेंटली नेसेसरी एक्शंस लिए गए, और ये जो हमने क्वेश्चन पहले ही पढ़ लिया था कि वो राजीव के ऊपर पेनल्टी लगी 207 में, और वो होल्डिंग डायरेक्टरशिप इन 2 और मोर कंपनीज एज वेल। तो देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि आरओसी के पास इंफॉर्मेशन है कि वो बुक्स वगैरह डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस ठीक रहेगी।
तो यस, आप स्पेशल कोड, मेन चीज़ है स्पेशल कोड की अप्रूवल के साथ 209 में आप सीज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है अगर आपने सीज कर ली है 110 दिन के लिए तो क्या मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या है? एज आई टोल्ड यू 180 दिन का टाइम लिमिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आफ्टर इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स और इंक्वायरी करने के बाद रिपोर्ट दे दी सेंट्रल गवर्नमेंट को, व्हाट एक्शन इज कंटेम्पलेटेड अंडर सेक्शन 210 डेट द सेंट्रल गवर्नमेंट मे इनिशिएट इन सच ए सिचुएशन। देखिए, आरओसी के रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट 210 में इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकती है थ्रू बाय अपॉइंटिंग इंस्पेक्टर। तो इट कैन ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जब आपने बुक्स रिटेन करी थी 110 दिन के लिए, लेकिन जब आपने वापस कर दी उसके बाद रजिस्ट्रार ने दोबारा से बुक्स मंगवा ली हैं, तो कितने दिन के लिए मैक्सिमम? सेम टाइम पीरियड अगेन है 180 डेज के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि चैप्टर नंबर 12 बोर्ड मीटिंग्स एंड पावर्स, तो दरअसल ये पावर्स पे हमें मेन दिखेगा, जो पावर्स स्टार्ट हो जाती है 179 ऑनवर्ड सेक्शन से। तो आप एक कंपनी है LSL, तो काफ़ी कुछ जो भी आप काम कर रहे हैं, आपको बनाने वाले जो फाउंडिंग डायरेक्टर्स हैं ये 5 लोगों का नाम दिख रहा है, बट कहता है अभी कंपनी को कुछ डिफ़िकल्ट टाइम्स में रन कर रही है। अर्जुन जो कि MD है और ये रमेश रिपुदमन होल टाइम डायरेक्टर हैं। इन ए क्वेस्ट टू ओवरकम द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय द कंपनी, रघुराम ये विजनरी अपॉइंट किया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, आपने नया डायरेक्टर अपॉइंट किया है। तो अभी तक हमें कुछ दिख नहीं रहा कि क्वेश्चन में क्या पूछेगा, लेकिन एक अगले पैरे में अगर हम देखते हैं तो किसी और कंपनी की बात हो रही है, एक प्राइवेट कंपनी की बात हो रही है, जबकि पहले हम पब्लिक कंपनी की बात कर रहे थे। तो ये जो कनेक्शन क्या है, कहते हैं ये सब्सिडरी है LSL की, ठीक है जी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ LSL विश टू एक्सरसाइज द पावर टू डिस्पोज ऑफ द होल ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो आप अपनी सब्सिडरी में जो आपने पैसा लगा रखा है, आप उसको डिस्पोज ऑफ कर देना चाहते हैं। अकॉर्डिंगली महादेवन होल टाइम सेक्रेटरी जो है कंपनी का, कि किस तरह से डिस्पोज ऑफ किया जा सके इन्वेस्टमेंट जो है आपकी। तो देखिए, ये एक तरह से डिस्पोजल ऑफ अंडरटेकिंग है। 180 में बात करें तो हमें स्पेशल रेजोल्यूशन की भी ज़रूरत होती है। LSS की हमें ये डिटेल दे रखी है, बाद में देखते हैं इसमें से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। और सेक्शन 2 सब सेक्शन 57 में हम नेटवर्थ निकालते हैं कंपनी की। तो देखिए, यहाँ पे हमें नेटवर्थ निकाल के भी दे रखी है 100 करोड़ रुपए की। तो क्योंकि जब हम 180 लगाते हैं, जिसे हम कहते हैं डिस्पोजल ऑफ अंडरटेकिंग, तो अंडरटेकिंग को डिस्पोज करना होता है तो हम उसकी लिमिट्स देखते होते हैं 20% नेटवर्थ ऑफ कंपनी के मुताबिक। यहाँ इसने क्लियरली लिख दिया है जो ये सब्सिडरी कंपनी है ये एक अंडरटेकिंग है, तो सेक्शन 180 लग गया, यहाँ से हमें पता चल गया। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा कहीं और, पैरा कहीं और जाएगा प्रोबेबली, काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा दिख रहा है, जबकि आप देख रहे हैं क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है। आइए देखें, पहला क्वेश्चन तो नहीं मुझे नज़र आ रहा। हाँ, ये रहा हमारा पैरा कि महादेवन जो होल टाइम CS हैं, क्योंकि वो अंडरटेकिंग है हमारी जो SCPL जिसे हम डिस्पोज करना चाहते हैं, तो कहता है कौन सी ऑप्शन एप्लीकेबल होगी। तो हमें 180 के मुताबिक SR चाहिए, तो कि डायरेक्टर्स की नो डाउट पावर है, लेकिन उसके लिए कंसेंट लेनी पड़ेगी जनरल मीटिंग में बाय SR सेक्शन 180। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ और दिख रहा है। तो चलिए, एक ही क्वेश्चन हमें डायरेक्ट इससे मिला है, तो अगले पैरे देखते हैं हम। अगले पैरे में लिखा है कि LS जो है उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं इस कंपनी के साथ कुछ सामान वगैरह सप्लाई करने के लिए। रमेश जो होल टाइम डायरेक्टर है वो इंटरेस्टेड पार्टी नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। हाउएवर ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर उसका जो बेटा है उसने
इस दूसरी कंपनी में 30% इक्विटी शेयर ले लिए, तो आपका यहाँ इंटरेस्ट क्रिएट हो गया और 184 के मुताबिक आपको ये अपने इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर करना है। तो आप नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में कर दीजिए, पहले नहीं था आपका इंटरेस्ट। तो साथ में ये भी कहता है उसने लोन भी दिया है उसके बेटे ने इस कंपनी को 25 लाख का, लेकिन रमेश ने ये इन्फॉर्म नहीं किया है कंपनी को। तो CS और बोर्ड की रिजर्वेशंस है कि जैसे उन्हें इस चीज़ का पता चलता है तो डेफिनेटली इसके ऊपर हमें क्वेश्चन मिलेगा। तो वी कैन स्टेट विद गो टू द क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन तो नहीं है, सेकंड की हम बात कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आ गया कि राजेश जो सन ऑफ रमेश है, जहाँ डिस्क्लोजर नहीं दिया गया, आपसे पूछा गया करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में आपको डिस्क्लोजर देना चाहिए, तो ऑप्शन C सही है कि रमेश का कहना गलत है कि डिस्क्लोजर नहीं देना था, आपको देना पड़ेगा क्योंकि उसका ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंसर्न या इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। पहली बोर्ड मीटिंग हेल्ड आफ्टर ही बिकम सो कंसर्न और इंटरेस्टेड, उसमें आपको बताना पड़ेगा। सो ये पैरावाइज हमें क्वेश्चन मिल रहे थे। नेक्स्ट पैरा कहता स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है कि, और उसमें ऑडिटर्स ने कहा जो रघु राम है जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उसका अपॉइंटमेंट इनवैलिड है क्योंकि उसकी अपॉइंटमेंट में कुछ डिफेक्ट्स हैं। तो हम सेक्शन 176 में पढ़ते हैं अगर प्रायर डिफेक्ट्स हमें पता चलते हैं अपॉइंटमेंट में तो दे विल रिमेन। तो जो भी रेजोल्यूशन डिसीजन लिए इस डायरेक्टर ने दे वोंट बी अफेक्टेड एट ऑल। तो ये छोटा पैरा था, क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा। तो एक पैरा और पढ़ लेते हैं क्योंकि इतना हम रिटेन कर सकते हैं क्वेश्चन देखने के लिए। तो बोर्ड अप्राइज द ऑडिटर्स की जो अपॉइंटमेंट थी रघुराम की, उसने कई बोर्ड मीटिंग्स में पार्टिसिपेट किया है, डिसीजंस में उसने वोट डाला है। तो अकॉर्डिंगली बोर्ड को ये लगता है कि जो एक रेजोल्यूशन पास हुआ है वो कि रॉन्गफुली जो हमने अपॉइंट किया उस डायरेक्टर को, तो हमें जो नुकसान हुआ है उससे भरपाई करनी चाहिए। बट ऑल द रेजोल्यूशंस पास्ड वो वैलिड एंड स्टैंड गुड। तो ये बिल्कुल ठीक है, बोर्ड जो कह रहा है क्योंकि 176 में यही है कि आपके सारे डिसीजन वैलिड रहेंगे, प्रायर डिफेक्ट डिस्क्वालिफिकेशन टर्मिनेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वी कैन फाइंड अ क्वेश्चन ओवर हेयर। पहला क्वेश्चन तो नहीं है, सेकंड की हम बात कर चुके हैं, थर्ड की हम बात कर चुके हैं, फोर्थ मिल गया हमें इस पर। तो ये पूछा गया है कि वो उसने पार्टिसिपेट किया है लेकिन उसकी अपॉइंटमेंट में डिफेक्ट्स हैं। तो क्या बोर्ड का ये कहना कि उसके सारे जिन मीटिंग्स में रेजोल्यूशन में वो था वो वैलिड रहेंगे, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। तो डिसीजन बोर्ड का करेक्ट है क्योंकि प्रायर एक्ट्स जो हैं उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 176। नेक्स्ट पैरा, वन ऑफ द इन्वेस्टर्स रमन, उसने सब्सटेंशियली पैसा लगाया इक्विटी शेयर्स इस लोटस कंपनी में, लेकिन वो अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर थोड़ा सा परेशान है कि भाई कंपनी की EPS गिर रही है और डायरेक्टर्स अपने आप को अच्छी रेम्यूनरेशन दे रहे हैं बिना मतलब में। तो अकॉर्डिंगली उसने अप्रोच किया ROC को कि भाई इंस्पेक्शन की जाए। किस चीज़ की? कॉपीज ऑफ रिसेंट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अर्जुन जो एक MD बना है और रमेश एंड रिपुदमन जो होल टाइम डायरेक्टर हैं, जो उनके कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है उसको इंस्पेक्ट किया जाए। तो सेक्शन 190 यही कहता है इनका कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसकी कॉपी राइटिंग में होनी चाहिए या कोई मेमोरेंडम आपको मेंटेन करना है रजिस्टर्ड ऑफिस में। और सेक्शन 190 लगता है सिर्फ पब्लिक कंपनी के ऊपर। तो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था अपॉइंटमेंट का वो राइटिंग में नहीं था। हाउएवर ही वाज आल्सो इन्फॉर्म्ड दैट ओनली कॉपीज ऑफ रिटन मेमोरेंडम वो प्रोवाइडेड फॉर की जा सकती हैं। तो ठीक है, आपने 190 का कंप्लाइंस किया है, लेकिन जो रमन है वो कन्विंस नहीं है कि कहते ये तो फ्रॉड है आपकी तरफ से। तो इसके ऊपर हमें डेफिनेटली कोई क्वेश्चन मिलना चाहिए। तो ये था पहला क्वेश्चन, ये रमन वाला रहा। तो आपसे यही पूछा गया कि भाई सेम पैरा कॉपी पेस्ट बना के क्वेश्चन बनाया गया है कि चूज द करेक्ट वन। तो हम कहेंगे ये बिल्कुल ऑर्डर में है अगर कंपनी प्रोवाइड कर देती है रिटन मेमोरेंडम, तो डेट्स इन सेक्शन 190। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पैरा, LSL ने कुछ पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस करी हैं
जैसे 10 लाख दिए हैं एक पार्टी को, 2 लाख दिए हैं एक डांस प्रोग्राम में, लेकिन जिसके डांस प्रोग्राम में पैसा दिया गया वो व्यक्ति ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, तो ये भी पॉलिटिकल डोनेशन होगी सेक्शन 182 के मुताबिक। तो ये बन गए 12 लाख रुपए। देन 1 लाख रुपए आपने पब्लिकेशन पे खर्च किया है, ये अगेन एक पॉलिटिकल पार्टी के रिलेटेड क्या है, तो ये भी क्या बन गई इनडायरेक्टली, ये भी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है 13 लाख। साथ में आपने पैम्फलेट छापे हैं 1 लाख के, और ये एक कैंडिडेट को आप प्रमोट कर रहे हो इलेक्शंस के लिए, तो ये भी पॉलिटिकल डोनेशन है, तो 14 लाख रुपए बन गया। लेकिन कंपनी ने क्या किया, 11 लाख को तो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन दिखाया और 3 लाख को एडवर्टीजमेंट दिखाया। दिस इज रॉन्ग। तो आइए देखें, वो क्वेश्चन इस पे है, डेफिनेटली मिलेगा हमें। ये रहा क्वेश्चन इसी पे। तो आपसे पूछा गया करेक्ट द राइट ऑप्शन, तो जैसे मैंने कहा था 14 लाख रुपए पॉलिटिकल डोनेशन है, तो ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन नंबर 182। क्वेश्चन नंबर 4, ये है चैप्टर नंबर 15 कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमेलगमेशन के ऊपर। तो कहता आप एक लिस्टेड कंपनी है और आपकी टर्नओवर 300 करोड़ बता रखी है, और ये एक और कंपनी है ABL, ये एक अनलिस्टेड कंपनी है, इसकी टर्नओवर 700 करोड़ बता रखी है। तो काफ़ी फैक्टर्स हैं, कंपटीशन वगैरह, ये वो दिस एंड दैट, और अगर दो कंपनियां इकट्ठी हो जाती हैं तो टैक्स एडवांटेजेस, कॉस्ट कम हो जाएगी, ये सब यहाँ लिखा है। दोनों कंपनी का एक प्रपोजल बना है कि मर्ज हो जाए। तो प्रपोजल ये आया है कि जो KBL है शेल ट्रांसफ़र, वो अपने सारे एसेट दे देगी, लायबिलिटीज़ भी, और 95% उसके शेयर होल्डर ABL में चले जाएंगे, और परचेज कंसिडरेशन इक्विटी शेयर से मिलेगी, बिजनेस चलता रहेगा, और एसेट्स की वैल्यूएशन होगी एट बुक वैल्यू। तो इसे हम कहते हैं अमालगमेशन बाय वे ऑफ मर्जर, और 90% की लिमिट होती है, ये 95% यहाँ दिख रहा है हमें, पैरे में ये दिख रहा है। ऑब्जेक्ट क्लोज जो है मेमोरेंडम दोनों कंपनियों की, वो एम्पावर करती है, आप मर्जर कर सकते हैं, तो ये भी ठीक है। तो एक ड्राफ्ट स्कीम तैयार की जाती है बोर्ड मीटिंग के अंदर, और उससे रिलेटेड दोनों कंपनियां एक पिटीशन जो है वो फाइल करती हैं ट्राइब्यूनल के पास। तो ऑब्वियसली सेक्शन 232 के अंदर आप इस तरह से कर सकते हैं, और ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दिया है कि दोनों कंपनियां मीटिंग करें, और ट्राइब्यूनल सेटिस्फाइड भी है कि उन्होंने ऑडिटर का सर्टिफिकेट की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लायंस किया है, जो कि आपको 232 में 230 में दोनों ही देना पड़ता है। और ट्राइब्यूनल ने स्कीम जो है वो सैंक्शन कर दी कि हाँ यू कैन गो फॉर। एक सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर was also filed with the ROC for registration, जो आपको करना भी होता है। वन ऑफ द अर्लियर डायरेक्टर्स ऑफ KBL ने कहा कि स्कीम इफेक्टिव होगी फ्रॉम द डेट ऑफ सर्टिफाइड कॉपी रजिस्टर्ड विद द ROC, जबकि हम 232 में पढ़ते हैं कि स्कीम इफेक्टिव होती है कि कोई भी आपने जो अपॉइंटेड डेट अपनी स्कीम में फिक्स की हुई है, तो ये पक्का याद रखना हमें। और यहाँ लिखा है कि ये स्कीम इफेक्टिव होगी अपॉइंटेड डेट, जो कि क्या होगा 15 दिन होगा, जिस दिन सर्टिफाइड कॉपी ट्राइब्यूनल से मिल जाएगी। तो यहाँ देख रहे हैं हमने इतने पैरे पढ़ दी कि कंटिन्यूटी में सारा क्वेश्चन जा रहा है। इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जो स्कीम ऑफ मर्जर है कुछ समय लगेगा, कुछ फॉर्मेलिटीज़ आपने करनी है। तो नीलेश जो कि एक डायरेक्टर है KBL का, उसने काफ़ी ऑफेंसेस किए हैं डिफ़ॉल्ट करते हुए। तो देखिए अब मर्जर होगी, क्या नीलेश की लायबिलिटी होगी? सेक्शन 240 साफ कहता है अगर अमेलगमेशन मर्जर हो जाए तो जो पास्ट ऑफिसर्स थे, जो उनके एक्ट्स और ओमिशंस थे, कॉन्ट्रावेंशन थी, दे विल स्टैंड लायबल फॉर दैट। तो यहाँ हमने सारा का सारा केस स्टडी पढ़ा, पूरे का पूरा। अब क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ये सारा एक रिदम में जा रहा था, तो ये आपने देखना है पेपर में। फ्रॉम द केस सिनारियो, KBL जो लिस्टेड कंपनी है जो मर्ज हो रही है ABL अनलिस्टेड के साथ, जहाँ KBL सब कुछ ट्रांसफर कर रही है, डिसाइड एज टू व्हेन ABL शेल बिकम अ लिस्टेड कंपनी। तो देखिए आप लिस्टेड से अनलिस्टेड के अंदर जा रहे हैं, तो अनलिस्टेड लिस्टेड कब बनेगी? वो लिस्टेड तभी बनेगी जब वो लिस्टिंग का एप्लीकेशन देगी स्टॉक एक्सचेंज को। तो ABL अनलिस्टेड ही रहेगी अनटिल इट बिकम्स अ लिस्टेड कंपनी। तो अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड ही रहेगी जब तक आप लिस्टिंग ना करवा लें। तो ऑप्शन नंबर ए। नो डाउट इन द पेपर आपको चारों ऑप्शन देखनी होती हैं, बट यू कैन अंडरस्टैंड आई कैन नॉट वेस्ट टाइम ओवर दैट इन द लेक्चर। अकॉर्डिंग टू द केस सिनारियो, ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दे दिया अरेंजमेंट सैंक्शन करने का, और
काफ़ी चीज़ें जो प्रोवाइड करेगी, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड पेमेंट, और जो डिसेंटिंग है उनको ऑप्ट आउट एग्जिट स्कीम का। तो आपसे पूछा गया इनमें से बताइए कौन सी ऑप्शन सही है। देखिए जो पेमेंट है और वैल्यूएशन है, क्योंकि आप लिस्टेड कंपनी आपके अंदर मर्ज हो रही है तो उसके जो शेयर होल्डर्स को कंसिडरेशन मिलनी चाहिए तो एज पर सेबी होनी चाहिए। तो आपको सेबी, तो ये क्वेश्चन एक अच्छा रहेगा क्योंकि रीजन आपने लेके चलना है क्योंकि लिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड में मर्ज हो रही है। अगला पूछा गया ये इफेक्टिव डेट, तो जैसे मैंने कहा था अपॉइंटेड डेट से होगा, जो कि हमें प्रॉब्लम में दे रखा था 15 दिन जिस दिन सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगी। सो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कहता क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन में कुछ समय लगेगा, तो आपसे पूछा गया सी एस, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सी एस माइट हैव सजेस्टेड। तो सी एस क्या सजेस्ट करेगा कि कुछ टाइम इसमें लगेगा। तो क्योंकि टाइम लगेगा तो यहाँ पे कंपनी को क्या करना पड़ता है, जब तक आपकी स्कीम ये कंप्लीट ना हो जाए एक स्टेटमेंट आपको फाइल करनी होती है आरओसी के पास हर साल, ड्यूली सर्टिफाइड बाय ये तीनों में से कोई भी प्रोफेशनल, कि भाई कंप्लायंस ट्राइब्यूनल के ऑर्डर का स्कीम का हो रहा है या नहीं। अगर आपको टाइम लग रहा है तो ये आपको फाइलिंग हर साल करनी पड़ती है। सेक्शन सेम चल रहा है 232 के अंडर। देन ये नीलेश जो एक डायरेक्टर था जिसने कुछ कॉन्ट्रावेंशन किए हैं, तो क्या उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी? बिल्कुल लगेगी। तो उसका ये कहना कि मैं लायबल नहीं हूँ क्योंकि मैं तो कंपनी छोड़ चुका हूँ, तो ये सही नहीं है। ही विल रिमेन लायबल अंडर सेक्शन 240। तो ये हमारा क्वेश्चन था सेक्शन 232 रेड विद सेक्शन 240 के ऊपर। एक क्वेश्चन और है जी इसमें, कहता अकॉर्डिंग टू द केस सिनारियो वंस द रिक्वायर्ड इम्प्लीमेंटेशन प्रोसीजर ऑफ मर्जर इज कंप्लीट, कहता द मैनर ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ बुक्स एंड पेपर्स ऑफ KBL शेल बी डिस्कस्ड। तो देखिए बुक्स एंड पेपर्स जो आपको हैं 239 में प्रिजर्व करने होते हैं और डिस्पोजल होता है एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट के मुताबिक। तो ऑप्शन नंबर सी सही है कि हम इसे डिस्पोज कर सकते हैं आफ्टर ऑब्टेनिंग परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। केस स्टडी नंबर 5 ये है ऑन डायरेक्टर्स चैप्टर नंबर 11 और ये दो सेक्शनों पे है 162 एंड 152 के ऊपर। तो आप एक कंपनी हैं और जो भी कामों में आप इन्वॉल्व हैं, आपके यहाँ पे 14 डायरेक्टर्स हैं जिसमें से 9 आर एग्जीक्यूटिव एंड 5 नॉन एग्जीक्यूटिव, मीन्स 14 टोटल डायरेक्टर हैं। ये हमें ध्यान रखना है। कुछ ये डिटेल्स आपके बता रखी हैं, बाद में देखेंगे कोई क्वेश्चन है इस पर। कहता है कि AGM होती है, वहाँ पे अनिल, बादल, चंचल 4 हो गए। बोर्ड डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं इन प्लेस ऑफ 4, तो डैट मीन्स डायरेक्टर्स लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन हो रहे हैं, उनकी जगह 4 के बदले 4 आ रहे हैं। लेकिन आपने एक सिंगल रेजोल्यूशन से कर दिया, ये गलत है क्योंकि 162 कहता है सेपरेट रेजोल्यूशन चाहिए। एक एक्सेप्शन है कि पहले आप यूनानिमस रेजोल्यूशन पास कर लो फिर OR कर लो। कहता है बट इट इज टू बी नोटेड अ मोशन ऑथराइजिंग द अपॉइंटमेंट बाय सिंगल रेजोल्यूशन वॉज पास। तो यहाँ पे वो एक्सेप्शन लग रही है क्योंकि पहले आपने रेजोल्यूशन पास कर दिया था कि एक ही रेजोल्यूशन से हम इनको अपॉइंट कर देंगे। तो ये कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फिर हमें बताई हैं, देखते हैं इनका रेलिवेंस क्वेश्चन के हिसाब से। कहता है इट इज़ टू बी नोट वर्दी दैट ड्यू टू इंक्रीज टर्नओवर हमें 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने होंगे। हम लिस्टेड तो है नहीं, क्वेश्चन में लिस्टेड नहीं लिखा था, लेकिन हम पब्लिक कंपनी है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए अगर पेड अप कैपिटल हो 10 करोड़ नहीं है, और दूसरा है टर्नओवर हो 100 करोड़ तो वो क्रॉस हो रही है। तो टर्नओवर वाला पॉइंट सीधा लग रहा है, वरना बोरिंग वाला भी होता है मोर देन 50 करोड़। येस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए होंगे और आपको कितने चाहिए होते हैं? 2 चाहिए होते हैं। सिंस द कंपनी को ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए क्योंकि 14 पहले थे, 2 और हो जाएंगे तो 16 हो गए। 16 हो गए तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली आर्टिकल्स को ऑल्टर किया और हमने जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ 15 की जो होती है उसको 20 कर दिया, लेकिन हम 15 से ऊपर जाएंगे, SR तो पक्का चाहिए। आर्टिकल्स ऑल्टर करने के बाद कंपनी ने डिसाइड ये किया 2 नहीं बल्कि 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। तो अब आप 4 कर सकते हो, 14 पहले थे, 18 हो जाएंगे, 20 तक आपने लिमिट बढ़ा ली है। तो ये 4 डायरेक्टर आपने ले लिए हैं इंडिपेंडेंट। और सब्सिक्वेंट टू द अबव डेवलपमेंट द टाइम टू होल्ड AGM अप्रोच्ड, और ये AGM हो जाती थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्योंकि वो कोविड के समय की नोटिफिकेशन है कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर सकते हैं। अब
कहता है जो सिंगल रेजोल्यूशन से ये 4 डायरेक्टर अपॉइंट हुए थे, बताइए कौन से स्टेटमेंट वैलिड है। जी सही वैलिड हुए हैं, क्योंकि पहले आपने एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास कर दिया है, तो ये वैलिड है बिकॉज बिफोर हैंड आपने एक मोशन ऑथराइज कर दिया है कि सिंगल रेजोल्यूशन से करेंगे हम, और एक भी वोट अगेंस्ट नहीं थी, सेक्शन 162। कहता बताइए अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल्स ऑल द डायरेक्टर्स, मान लो सारे रोटेशनल हैं, 14 डायरेक्टर थे, कहता सारे रोटेशनल हैं। हैड दिस नॉट बीन द केस हाउ मेनी डायरेक्टर्स वर रिक्वायर्ड, अगर सारे रोटेशनल ना होते तो कहता बताओ, तो ना होते तब भी हमें कितने चाहिए, 2/3 तो चाहिए रोटेशनल। तो 14 का 2/3 करोगे, राउंडिंग ऑफ टू 1 करना होता है, ये 10 आ गया। और रिटायर कितने होते हैं, उसका 1/3 हर साल AGM में, उसकी राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू 1 करनी होती है, तो 3 डायरेक्टर। तो ये पूछा कि अगर ये सारे रोटेशनल ना होते तो ये बताइए कितने रिटायर होंगे, तो ये आंसर सॉल्व करके आ गया 3 डायरेक्टर। कहता है इन द गिवन केस सिनारियो, मान लीजिए कि टर्नओवर कंपनी की 87 करोड़ है, तो 87 करोड़ है तो हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं चाहिए। एंड पेड अप कैपिटल है 12 करोड़, तो पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से शूट होगी, इंडिपेंडेंट चाहिए। क्या कंपनी को इंडिपेंडेंट चाहिए होंगे, यस हमें चाहिए ही होंगे, क्योंकि पेड अप कैपिटल 12 करोड़ होगी। तो कहता आपने आर्टिकल्स तो चेंज कर लिए डायरेक्टर्स बढ़ाने के लिए 15 से 20, लेकिन यहाँ जैसे 16 डायरेक्टर हो रहे थे, अल्टीमेटली 18 पॉइंट हो गए, 15 से क्रॉस हो गए, तो आपको SR तो पास करना ही होगा, यही सेक्शन 149 में लिखा है। तो कहता AGM जब होती है, टोटल स्ट्रेंथ 18 की डायरेक्टर्स की 4 इंडिपेंडेंट है, और इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे है, कहता मान लो सारे के सारे डायरेक्टर्स रोटेशनल हैं। तो देखिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रोटेशनल नहीं होता, ये आप जानते हैं, उसका टेन्योर 5 साल के लिए होता है। तो 18 में से 4 माइनस कर दीजिए, पीछे बचे 14। तो बताइए कहता कितने रिटायर होंगे AGM में, तो क्योंकि सारे के सारे रोटेशनल हो गए, इनको छोड़ते हुए, तो 14 का 1/3 ले लीजिए, और आपको राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 1 करनी है, तो 5 डायरेक्टर आपके रिटायर होंगे। केस स्टडी नंबर 6 कहता मीटिंग्स होती, ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड मीटिंग्स के ऊपर चैप्टर 12 के ऊपर है, सेक्शन 174 एड विद 177 में आता है, ऑडिट कमिटीज़ के ऊपर है। तो आप हैं एक लिस्टेड कंपनी, तो आपकी पेड अप कैपिटल बता रखी 40 करोड़, और आपके बता रखे 13 डायरेक्टर्स हैं, और उसमें से कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हैं, और इंडिपेंडेंट का नाम क्या है, A1, B2, C3, D4 एंड E5। डैट मीन्स 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपके हमें नज़र आ रहे हैं। आई रिपीट अगेन, 13 में से 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमें नज़र आ रहे हैं, और मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है आपके आर्टिकल्स के हिसाब से 15 ही है। तो लिखा है, ये एक नाम दे रखा है यहाँ पे, जैसे L1, 2, ये एक MD है, और एक वुमेन डायरेक्टर भी है। तो देखिए वुमेन डायरेक्टर चाहिए होती है अगर 100 करोड़ की पेड अप कैपिटल हो, या टर्नओवर हो 300 करोड़ की, या आप लिस्टेड कंपनी हो, तो यहाँ लिस्टेड है, वुमेन डायरेक्टर भी आपको चाहिए। कहता ऑडिट कमेटी बन गई 8 डायरेक्टर से, देखिए कम से कम 3 चाहिए होते हैं, मेजॉरिटी हमें इंडिपेंडेंट चाहिए। तो कहता इसके अंदर ये डायरेक्टर्स आए हैं, अब 8 हैं तो हमें 5 हो गया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इसके अंदर पक्का चाहिए। ये नाम है, बाद में देखेंगे कोई क्वेश्चन बनेगा। तो क्योंकि रिदम में क्वेश्चन जा रहा है तो मैं भी सीधा पढ़ा रहा हूँ कि कहता ये फाइनेंशियल ईयर होता है, AGM होती है, और कहता मुंबई से पुणे आते समय रोड में कोई एक्सीडेंट हो जाता है और वुमेन डायरेक्टर की डेथ हो जाती है, तो वुमेन डायरेक्टर बोर्ड अपॉइंट करेगा 3 महीने में, या नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर। तो देखिए 25 सितंबर में 3 महीने हम ऐड करें, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, या नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग होती है 9 जनवरी को, और अगला साल है, तो आपने उसे अपॉइंट किया वुमेन डायरेक्टर, तो ठीक है। तो ये 3 महीने क्रॉस भी हो गए, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे कहता है कि बिजनेस वगैरह हमारा काफ़ी बढ़ रहा है, ये वो, तो एक एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है। तो एडिशनल डायरेक्टर आप अपॉइंट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपकी, क्योंकि आपके टोटल थे 13 डायरेक्टर, देखिए तो एक और अपॉइंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। कहता है जैसे आपने एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट हुआ, अनदर बोर्ड मीटिंग होती है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन चूज द करेक्ट ऑन विच इंडिकेट्स द quorum फॉर द करंट बोर्ड मीटिंग। क्योंकि देखिए 14 डायरेक्टर हो गए आप टोटल, सेक्शन लगा 174, quorum चाहिए होता हमें 1/3 और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर। तो 14 का 1/3 करेंगे, राउंड ऑफ करते हुए आंसर क्या आ गया, 5 डायरेक्टर।
कहता बताइए ऑडिट कमेटी के लिए कितने मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट एट सच मीटिंग। ये नहीं पूछा कोरम, कितने प्रेजेंट होने चाहिए, इसके ऊपर कंपनीज एक्ट नहीं जवाब देता है। इसके ऊपर सेबी रेगुलेशंस कहती हैं कि क्योंकि आपसे पूछा गया हाउ मेनी मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट एट सच मीटिंग इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट द quorum। तो ऑडिट कमेटी का quorum कंपनीज एक्ट में नहीं है, सेबी रेगुलेशन है। तो 3 मेंबर, जैसे जो 177 में रिक्वायरमेंट भी है, कम से कम 3 होने चाहिए और मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट की होनी चाहिए। तो सेम आंसर है, 3 होने चाहिए और उसमें कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पक्का प्रेजेंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब से डेथ हो जाती है वो डायरेक्टर की और उसकी जगह आप नया लेके आते हैं 9 जनवरी को, तो वो क्या वैलिड अपॉइंटमेंट है? बिल्कुल सही है, वो वैलिड अपॉइंटमेंट है। इट इज जस्टिफाइड, ऑप्शन नंबर डी। तो ये एमडी था। कहता है इट इज अज्यूम्ड, मान लीजिए कोई मैनेजिंग या होल टाइम डायरेक्टर नहीं है। तो मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर नहीं है तो पूछा गया कितना रेमुनरेशन आप अपने डायरेक्टर्स को दे सकते हैं। देखिए ओवरऑल 11% होता है, लेकिन अगर मैनेजरियल पर्सोनल ना हो सेक्शन 197 तो आप दे सकते हैं 3%। अगर मैनेजरियल पर्सोनल होता तो 1% ही आप नॉर्मल डायरेक्टर्स को दे पाते। अगला क्वेश्चन कहता है मान लीजिए ऑडिट कमेटी के अंदर 7 मेंबर हैं। इफ देयर आर ओनली 6 मेंबर्स इन द ऑडिट कमेटी, तो कहता है 6 में से बताइए कितने इंडिपेंडेंट। मेजॉरिटी चाहिए तो मेजॉरिटी 4 पे बनेगी। क्वेश्चन नंबर 7 बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर 11 एंड 13 है, डेट इज डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन एंड मैनेजरियल पर्सोनल रेमुनरेशन के ऊपर। कहता आप हैं एक लिस्टेड कंपनी और आप रजिस्टर्ड हैं साथ में सेबी के साथ भी, क्योंकि लिस्टेड हैं तो सेबी के साथ आप लिस्टेड भी रजिस्टर्ड भी हैं। 9 डायरेक्टर्स हैं जिसमें से 3 इंडिपेंडेंट हैं। कहता अकाउंट्स वगैरह जो कंपनी के बनते हैं तो उससे पता चलता है जो रोहन एक डायरेक्टर है वो ज़्यादा रेमुनरेशन ले गया। तो सेक्शन 199 कहता है जब हम रिकास्ट करेंगे बुक्स तो वो रेमुनरेशन एक्सेस जो है उससे वापस ले सकते हैं। अगला पैरा भी देख लेते हैं। तो कहता कंपनी में काफ़ी स्मॉल शेयर होल्डर हैं तो हम एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं। सेक्शन 151 में पढ़ते हैं कि अगर एप्लीकेशन जाए कम से कम 10% की तरफ से या 1000। तो कहता अगले पैरे में कंपनी का कुछ प्रॉफिट वगैरह भी इस दौरान बढ़ा है। ठीक है जी, बढ़ गया तो अच्छी बात है। कंपनी साथ में पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन भी करना चाहती है। अंदर कुछ नहीं लिखा, टाइम पास है, इसलिए मेन मैंने कुछ चीज़ें पहले से हाईलाइट कर दी हैं ताकि मैं लेक्चर दूं तो मेरे लिए भी और आपके लिए भी टाइम बिना मतलब में वेस्ट ना हो। तो ये पूछा बताइए स्मॉल शेयर होल्डर का अगर डायरेक्टर बनाना है तो कम से कम कितने मिनिमम नंबर एप्लीकेशन दे। तो ऐसा ही से 10% या 1000 विच एवर इज लोअर। तो देखिए 1000 और 10%। 10 पॉलिटिकल पार्टी को आपने डोनेशन देनी है, पूछा कितना अमाउंट दे सकते हैं। तो देखिए 182 में कोई लिमिट नहीं है, बोर्ड की मर्जी है। एनी अमाउंट एज अप्रूव्ड बाय डायरेक्टर्स, ऑप्शन ए। कहता स्मॉल शेयर होल्डर एक डायरेक्टर मुकुंद अपॉइंट हो गया है। कहता कम से कम टू बी अ डायरेक्टर बनने के लिए कम से कम कितनी नॉमिनल वैल्यू के शेयर आपके पास होने चाहिए। देखिए स्मॉल शेयर होल्डर का मतलब होता है जिसके पास 20,000 रुपए के शेयर हो, लेकिन डायरेक्टर बनने के लिए कोई आपको शेयर्स की जरूरत नहीं होती। तो ऑप्शन है डी, नॉट रिक्वायर्ड टू एनी ओन एनी काइंड ऑफ शेयर्स, वरना 20,000 नॉमिनल वैल्यू। अगला क्वेश्चन आउट ऑफ ब्लू है, मींस इंटर में से है, सेक्शन 4 में से है, नेम क्लॉज के ऊपर है। कहता मान लीजिए कंपनी अपने नाम के साथ इंडिया वर्ल्ड लगा रही है। इन केस कंपनी लगाना चाहती है ब्रिटिश इंडिया वर्ल्ड, राइट। तो ब्रिटिश इंडिया वर्ल्ड लगाना है तो बताइए क्या कम से कम कैपिटल इतनी चाहिए, इतनी चाहिए, इतनी चाहिए। भैया सॉरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली तो रोक है, आप ब्रिटिश ऐसा वर्ड लगाएंगे ही नहीं। तो ये इंटर का एक तरह से कह लीजिए क्वेश्चन उठा के डाल रखा है। अब आप कहेंगे फाइनल में क्यों डाल रखा है। भैया वो मान के चलते हैं कि आपने इंटर पास किया हुआ है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑल्सो, कि कोई नॉर्मल सी कोई चीज़ ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है। अब ये था जो एक्स्ट्रा रेमुनरेशन हमने दे दिया है, क्या हम उससे रिकवर कर सकते हैं। यस, हम रिकवर कर सकते हैं। और रादर पॉइंट ये है, हम ये पढ़ते हैं कि 197 के अंदर भी हम ये पढ़ते हैं कि आप उसे वेव कर सकते हैं, लेकिन आपको एसआर चाहिए होता है और 2 साल का एक टाइम पीरियड होता है। द कंपनी शैल नॉट वेव रिकवरी ऑफ एक्सेस रेमुनरेशन अनलेस अप्रूव्ड बाय एसआर एंड विद इन 2 ईयर्स, जिससे ये रिफंडेबल के लिए ड्यू हो गया है।
क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर 14 पे है, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमालगमेशन बेस्ड ऑन सेक्शन नंबर 230 के ऊपर है। आप एक अनलिस्टेड कंपनी हैं, राइट, और आपके काफ़ी लॉसेस हो रहे हैं, पिछले 3 सालों से हो रहे हैं, और ये कुछ आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह बता रखी हैं। अब आप CDR कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग करना चाहते हैं और 78% सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने कंसेंट दे दी है, अदर स्टेक होल्डर्स ने भी दे दी है। कहता है ब्रीफ आउटलाइन ये है कि डिबेंचर होल्डर को ये दे दो, बैंक को ये दे दो, ऐसे कुछ डिटेल दे रखी है। हम क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे कौन सा पॉइंट हमें डिटेल में पढ़ना है। तो एक बार तो देखिए सब कुछ पढ़ना पड़ता है, तो मुझे मालूम है इसमें ऐसा पढ़ के कुछ चीज़ नहीं मिलेगी। क्वेश्चन को देख के मैं रिवर्स आऊँगा तो मेरा टाइम बचेगा। सो आफ्टर द अबव एक्सरसाइज एक एप्लीकेशन दी जाती है ट्राइब्यूनल के पास कि CDR की स्टेटमेंट ये वो सब कुछ बताया गया। ट्राइब्यूनल ने एप्लीकेशन को देखा कि हाँ सब कुछ ठीक है, ये वो जो भी डिस्क्लोजर देने हैं, मीन्स पैरे के अंदर कुछ नहीं है, तो मैंने इसलिए कुछ हाईलाइट भी नहीं किया। तो सिंपल सा है कि 2 अखबारों में भी छापना होता है। देखिए, क्योंकि अगर किसी को कोई रिप्रेजेंटेशन देनी हो, सेक्टोरल रेगुलेटर को 31 दिन का टाइम दिया जाता है वेबसाइट पे, अखबार में छापना, कहते ये सब कुछ किया गया है। तो कहता एक ये कंपनी है, इसने कुछ ऑब्जेक्शन रेज किया है स्कीम से रिलेटेड। क्यों रेज किया है? क्योंकि ये कंपनी हमारी कंपनी को सामान बेचती है और इसने 80 लाख रुपए कंपनी से लेने हैं, तो ये डिसेंटिंग क्रेडिटर बन सकता है। और 5% सेक्शन 230 में लिमिट है कि 5% कम से कम आपका पैसा हो तो ही आप डिसेंट दे सकते हैं। कहता है मीटिंग कन्वीन होती है, और 230 में हम यही पढ़ते हैं कि जो अप्रूवल आना चाहिए मेजॉरिटी इन नंबर होना चाहिए, मेजॉरिटी नंबर हो, दैट मीन्स मोर देन 50%, एंड उनके पास 75% वोटिंग राइट्स हो। तो यहाँ पे दोनों लग रहा है हमें, मेजॉरिटी भी है, रिप्रेजेंटिंग 78% इन वैल्यू ने कहता अप्रूव कर दिया। नो डाउट माइनॉरिटी क्रेडिटर्स की प्रोटेक्शन के लिए भी ट्राइब्यूनल ने प्रोवाइड किया है, ये वो। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। तो कहता है जब आपने एप्लीकेशन दी है, चूज द वन विच द ऑडिटर मस्ट इंक्लूड इन ऑडिटर रिपोर्ट। जब कॉम्प्रोमाइज के लिए CDR की स्कीम आप देते हो तो ऑडिटर की रिपोर्ट में मेन चीज़ आता है लिक्विडिटी टेस्ट कंपनी फुलफिल कर रही है या नहीं, कि ये CDR करने के बाद कि फंड की रिक्वायरमेंट, ऑप्शन नंबर C है लिक्विडिटी टेस्ट। देखिए कहीं ना कहीं में वर्ड मिलेगा कि CDR की स्कीम कंफर्म कर रही है टू द लिक्विडिटी टेस्ट। सो ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 2, तो जब ये अप्रूवल लेनी होती है, NCLT के मीटिंग बुलाता है, मीटिंग के लिए नोटिस दिया जाता है और उनको ये कहा जाता है कि वो वोट कर सकते हैं इन पर्सन और थ्रू प्रॉक्सी या पोस्टल बैलेट। तो ये नोटिस दिया जाता है कि आप अपना वोट डाल सकें। सेक्शन 230 के अंदर 1 महीने का ये टाइम आपके पास होता है। तो जैसे मैं कह रहा था, डिसेंट अगर दिखाना है तो ये जैसे कंपनी थी जिसने 80 लाख का पैसा लेना है कंपनी से, डिसेंट दिखाना है तो आपके पास कम से कम 5% आपका पैसा होना चाहिए। बस यही पूछा है कि कितने के आपके पास क्रेडिटर्स होने चाहिए। तो हमें ऊपर जो डाटा था उससे कोई कंपटीशन करने की ज़रूरत ऐसा सच नहीं है। तो देखिए ऊपर कितना कुछ लिखा था, कंपटीशन करते तो और टाइम हमारा वेस्ट होता है, एक तो पढ़ने में इतना टाइम लग रहा है, राइट। तो ये चीज़ें हमारे फेवर में है। और एग्जाम में डू नॉट फॉरगेट टू कैरी कैलकुलेटर, कुछ ऐसा करना पड़े तो। अब देखिए सेक्टोरल रेगुलेटर्स, ये नोटिस जब छापा जाता है, सेक्टोरल रेगुलेटर को एक टाइम दिया जाता है रिप्रेजेंटेशन देने का। तो ये पूछा टाइम पीरियड, रिप्रेजेंटेशन के लिए उनको 30 दिन का टाइम दिया जाता है। तो कहता है जब ये स्कीम बन रही थी CDR की, कि आफ्टर कंसिडरिंग द सर्टिफिकेट इशूड बाय द ऑडिटर सर्टिफिकेट एट द सैंक्शनिंग स्टेज शैल बी टू द इफेक्ट दैट कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लायंस किया गया है। बस यही चीज़ हमें देखनी है। तो ये ऑप्शन नंबर C के अंदर है। तो मेरा हमेशा ये मानना है जब तक आपको एक एक सेक्शन नहीं आता, तो मतलब मेनली आपको नॉर्मल अपना लॉ आना चाहिए, आप अपने आप क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर लेंगे। लेकिन नो डाउट एक रिविजन के लिए ये चीज़ अच्छी है, मस्ट गो थ्रू, और अगर आप जा भी चुके होंगे होप सो। अगला क्वेश्चन कहता काफ़ी प्रैक्टिकल हर्डल्स आई इस स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन करने में, और ट्राइब्यूनल को लगता है ये स्कीम
क्योंकि ट्राइब्यूनल ने अपना ऑर्डर दे दिया था लेकिन ये स्कीम इंप्लीमेंट नहीं हो रही है, तो हम सेक्शन 231 के अंदर ये पढ़ते हैं कि ट्राइब्यूनल इवन वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे सकता है। सो मे मेक एन ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 149, ऑडिट कमेटी 177, बाय बैक इंटर में पढ़ के आते हैं सेक्शन 68, जिसका हल्का सा रिलीवेंस 179 में भी आता है। तो कहता जी एक ये कंपनी बनी है और इन 3 लोगों ने बनाई है, ये नाम दे रखा है ये 3, साथ में 10 लोग और हैं, उन्होंने मिलकर ये कंपनी बनाई है और जो ये 3 लोग थे यही कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स थे। कहता अगले साल एक सीए फाइनेंशियल एडवाइजर अपॉइंट होता है, बाद में उसको सीएफओ बना दिया जाता है। कंपनी की एजीएम में पता चलता है सब कुछ अच्छा चल रहा है। कहता है अभी कंपनी लिस्टेड नहीं हुई है और कुछ ये पेड अप कैपिटल 355 शेयर होल्डर भी बताए गए हैं, फ्री रिजर्व बताए गए हैं, कुछ ये डेट वगैरह की भी डिटेल है। बेस्ड ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कहता है व्हेन पेड अप कैपिटल एक्सीडेड द थ्रेशोल्ड लिमिट। तो देखिए पेड अप कैपिटल जब आपकी 10 करोड़ से बढ़ जाती है तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए होते हैं। 10 करोड़ जब हो जाती, कहता है 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये नाम दे रखा है, ये अपॉइंट होते हैं। प्रायर टू द अबव डेवलपमेंट सीएफओ ने अर्ली रिटायरमेंट ले ली, लेकिन जब बोर्ड मीटिंग होती है, जो सीएफओ है अनिरुद्ध, एक मिस्टर देव जो डायरेक्टर हैं, एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू अगेन, वो चाहते हैं कि ये जो सीएफओ जा रहा है इसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया जाए। नो डाउट पहले से ही 4 हमारे पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं और हम आर्टिकल्स में लिखा है कि 40,000 की सिटिंग फीस दी जाएगी नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। तो 197 में भी ये पढ़ते हैं कि आप जो सिटिंग फीस देंगे वो इंडिपेंडेंट हो, वुमन डायरेक्टर हो, सबका सेम होगा, डिफरेंट नहीं हो सकता। कहता ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑल्सो रिक्वायर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट कमेटी। तो ऑडिट कमेटी भी कंपनी में बनानी पड़ेगी। तो जहां कहता देव एंड देवोसिमिता एज नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बिसाइड सर्टन इंडिपेंडेंट, क्योंकि हमें इंडिपेंडेंट मेजॉरिटी चाहिए। तो अगर नॉन इंडिपेंडेंट 2 हैं तो इंडिपेंडेंट हमें 3 चाहिए होंगे, तो 5 से की रिक्वायरमेंट होगी, तभी 177 का यहाँ पे कंप्लाइंस होगा, वरना टोटल 3 चाहिए होते हैं। लेकिन नॉन इंडिपेंडेंट 2 हैं तो मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट 3 लाने पड़ेंगे। इसके बाद कुछ बायबैक की भी बात हो रही है, बस इस बारे में इतना ही है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो कहता है जब देव ने एक्सप्रेस करी थी अपनी डिजायर की अनिरुद्ध जो सीएफओ रिटायर हो रहा है उसको इंडिपेंडेंट बना दिया जाए, तो कहता बताइए इनमें से कौन सी ऑप्शन सही है। देखिए आप अनिरुद्ध को नहीं बना सकते इंडिपेंडेंट। वजह क्या है, हम 149 में पढ़ते हैं कि सीएफओ कौन होता है, केएमपी होता है। तो कंपनी का केएमपी या एम्प्लॉय, इवन कंपनी होल्डिंग एसोसिएट सब्सिडरी का पिछले 3 साल में अगर आप इस पोजीशन पे रहे होते हैं तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते। देन अगले क्वेश्चन में पूछा कि आप सिटिंग फीस देना चाहते हैं 40,000, तो बताइए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कितनी सिटिंग फीस देंगे। तो एज आई टोल्ड यू कि उनको भी 40,000 ही मिलेगी, तो ऑप्शन नंबर ए। देन अगला क्वेश्चन बायबैक पे आ रहा है। तो ये कह रहा है कि आर्टिकल्स में बायबैक के बारे में कुछ नहीं लिखा। यहाँ आपको सेक्शन 68 आना चाहिए। सेक्शन 68 इंटर में हम पढ़ते थे, बायबैक आप तभी कर सकते हैं अगर आर्टिकल्स में लिखा है, तो इसलिए आर्टिकल में नहीं लिखा। तो एज पर सेक्शन 14 आर्टिकल्स के आप ऑल्ट्रेशन कीजिए और सेक्शन 14 कहता है आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, तो इसलिए ऑल्ट्रेशन आपको करनी होगी। तो ध्यान दें ये क्वेश्चन इंटर का आ गया, तो यहाँ पे जो मैं चीज़ें शेयर कर रहा हूँ आपसे 68 रेड विद 14 ये पता होना चाहिए। तो कम से कम ये इंस्टीट्यूट ने बुकलेट जारी की है, कम से कम ये तो आपको आना ही आना चाहिए ये क्वेश्चन। तो ये थोड़े से आप अपने स्टार बना लीजिए कि भैया पेपर से एक दिन पहले आप पक्का इनको देख लें। अगला क्वेश्चन है, तो ये 2 नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे, ऑडिट कमेटी बनानी है तो 3 आपको इंडिपेंडेंट लाने ही पड़ेंगे, ऑप्शन नंबर सी। देयर आफ्टर ये पूछा गया है कि जब आप बायबैक कर लेते हैं उसके बाद पोस्ट बायबैक डेट इक्विटी रेशियो हम पढ़ते हैं 2:1 से ज़्यादा एक्सीड ना करे, तो ये इंटर सेक्शन नंबर 68 आना ही चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। तो कुछ केस स्टडी नंबर 10 पे जा रहे हैं हम। तो देखिए लंबे लंबे लेक्चर हैं ये, तो हम
आज के लेक्चर में इसमें काफ़ी समय ऑलरेडी लग गया है। तो देखिए, ये आप एक अनलिस्टेड कंपनी है और आपकी ये कुछ 3 फाइनेंशियल ईयर की डिटेल दे रखी है। अब देखते हैं किससे रिलेटेड ये लिमिट्स हमें याद करनी होंगी। कहता है एक और ABC अनलिस्टेड है, आपने ऊपर देखा, फिर दोबारा देखिए, आप हैं XYZ अनलिस्टेड। यहाँ पे देखिए ABC एक अनलिस्टेड है और ABC ने सारे के सारे शेयर खरीद लिए XYZ के। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखना, जब आपने सारे के सारे शेयर खरीद लिए XYZ के, तो ये बन गई होली ओन्ड सब्सिडरी। ये आपको पता होना चाहिए। ABC ने XYZ के सारे शेयर खरीद लिए। कहता 900 शेयर होल्डर हैं एंड 400 डिबेंचर होल्डर हैं, टोटल हो गए 1300। और आपको ABC की कुछ 6 स्टेटमेंट्स बता रखी हैं। क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे कौन सी लिमिट हमें देखनी होगी। कहता है ये सुमित एंड सुमेध डायरेक्टर्स हैं ABC के, साथ में ये डायरेक्टर हैं EFZ। ये एक तीसरी कंपनी की बात हो रही है जो अनलिस्टेड है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन दोनों डायरेक्टर जो ABC के हैं, दे एग्जिटेड फ्रॉम EFZ। टर्नओवर EFZ की आपको 4 साल की देर की है, राइट, 4 साल की। कहता है डिक्लाइन हो रहा है टर्नओवर में, आप देख रहे हैं डिक्लाइन भी हो रहा है। और टोटल पेड अप शेयर कैपिटल है 9.5 करोड़ EFZ की। कहता है क्या उसे ऑडिट कमेटी कंटिन्यू रखनी होगी, तो which was constituted earlier। देखिए ऑडिट कमेटी जब बनानी है, चलिए एक एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, उसके हिसाब से जवाब देते हैं। कहते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट कमेटी बाय XYZ लिमिटेड, XYZ की बात हो रही है। कहता आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच वन इज एप्लीकेबल। तो हमें XYZ का देखिए डाटा देखना पड़ेगा। XYZ तो ऑडिट कमेटी के लिए 10 करोड़ पेड अप कैपिटल, टर्नओवर 100 करोड़ या लोन वगैरह मोर देन 50 करोड़। तो यहां पे आपको डाटा दे रखा है किसके अंदर, लैक्स के अंदर। तो एक बार तो आप इसे करोड़ में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो यहां पे आके कोई लिमिट में नहीं जा रहे हम। और इंटरेस्टिंग चीज यहां क्या थी क्वेश्चन में, ये बात कर रहा है XYZ की, और XYZ के सारे शेयर किसने ले लिए थे, ABC ने। दरअसल मुझे लिमिट देखनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि जो चीज़ मैंने पहले लिखी उसी को बताना ज़रूरी है आपके लिए, कि XYZ के सारे शेयर ले लिए ABC ने। तो हम 177 में यही पढ़ते हैं, अगर आपकी होली ओन्ड सब्सिडरी है तो ऑडिट कमेटी नहीं चाहिए होती। तो इसलिए ऑप्शन नंबर C कि बेस्ड ऑन थ्रेशोल्ड लिमिटेड, सिंस ABC लिमिटेड ने अपनी ऑडिट कमेटी बना रखी है, तो XYZ जो कि उसकी होली ओन्ड सब्सिडरी है, उसके ऊपर ये सेक्शन 177 नहीं लगता। आगे ये पूछा गया EFZ से रिलेटेड कि टू डिसकंटिन्यू इट्स ऑडिट कमेटी इन द फाइनेंशियल ईयर 2021। तो देखिए हम यही पढ़ते हैं, क्योंकि लिमिट ऑडिट कमेटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाली सेम है, तो हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में भी पढ़ते हैं कि 3 साल तक अगर आप लिमिट्स के अंदर नहीं आते हो तो फिर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं चाहिए, तो फिर आपको ऑडिट कमेटी भी नहीं चाहिए। तो हमने देखा था जो टर्नओवर है पिछले 3 साल की, अगर आप नोटिस करें यहाँ पे मैंने उसको हाईलाइट किया था टर्नओवर को, ये पिछले 3 साल इस 100 करोड़ से कम हो रही है। EFZ की बात कर रहे हैं यहाँ, जबकि 110 करोड़ थी, तो 3 साल लगातार कम हो गई।
तो 19-20 के साथ बाद नेक्स्ट ईयर कौन सा गया, 2021। तो 2021 में आपको ऑडिट कमेटी नहीं चाहिए क्योंकि 100 करोड़ से ऊपर टर्नओवर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता अगर आपने विजुअल मैकेनिज्म नहीं बनाया जो कि 177 में चाहिए होता है तो कौन सी पेनल्टी कंपनी के ऊपर लगेगी। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शंस दे रखी हैं वो ये है कि कंपनी को पेनल्टी लगेगी मिनिमम फाइन 1 लाख, मैक्सिमम 5 लाख। ये सिर्फ जुलाई 2021 के बच्चों के लिए एप्लीकेबल है क्योंकि यहाँ पे अमेंडमेंट आ जाती है इस सेक्शन में, और अब ये पेनल्टी बना दी गई है 5 लाख। तो जिनका अटेम्प्ट नवंबर 2021 एंड ऑनवर्ड है तो उनको ये ऑप्शन चेंज करके जस्ट 5 लाख यहाँ पे लिखना चाहिए। अब बारी आ रही है SRC की। क्या ABC को SRC कमेटी बनानी पड़ेगी? वो बनानी पड़ती है अब अगर आपके 1000 से ज़्यादा सिक्योरिटी होल्डर हैं। तो हमने काउंट किया था 1300 बन रहे थे, तो यस आपको बनानी पड़ेगी ऑप्शन नंबर C के अंदर। तो यहाँ पे आकर के इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। विल कंटिन्यू बाय द नेक्स्ट लेक्चर ऑन दिस केस स्टडीज। थैंक यू।